राफा में एक बड़े सिक्योरिटी इंसिडेंट में आजकल जब इजरायली मार खाते हैं गाजा में तो उसको सिक्योरिटी इंसिडेंट कहते हैं, ग्रेव सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो एक ग्रेव सिक्योरिटी इंसिडेंट में कम से कम 14 इजरायली सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं और लगातार राफा में ये हो रहा है। और अब सामने आया है कि जो 22, 23, 24 नवंबर के जो वीडियोज आए थे, जो मेरी वेबसाइट amresh.co में और मेरे एक्स हैंडल में है, मैं डिस्क्रिप्शन में आज फिर नाम दूंगा, वो जो 22, 23, 24 के जो 3 वीडियोज आए थे जिसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, एक साथ इजरायली सोल्जर्स को स्नाइप करना, एक ही ऑपरेशन में उनको आरपीजी शेल से टैंक्स को टारगेट करना, ट्रूप कैरियर्स को टारगेट करना, एम्बुशेस करना, 22, 23, 24 नवंबर को तीनों दिन। आज वो सामने आया कि वो ऑपरेशन यहीजा सिनवार था, क्योंकि वो ईस्ट ऑफ राफा जेनिनिया में हुआ था और जेनिनिया में के ही पास जो यहिया सिनवार की शहादत हुई थी। अब आप बारीकी देखिए, हमास की बारीकी, यहिया सिनवार की मौत का बदला कम से कम 200 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स को मार के ले लिया गया है। और आज जो घटना हुई है वो भी जनेना में हुई है, और जनेना में उसके पहले मतलब आज 22, 23, 24, उसके बाद 25, 26, 27, 28 को भी हुई हैं जिनके वीडियोज आना बाकी है। और आज जो घटनाएं हुई हैं उसमें 2 घटनाएं जनीना राफा में हुई हैं जिसमें बुरी तरीके से इजरायली फोर्सेस मारी गई हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पे जो आईसीसी का वारंट है नेतन्याहू के अगेंस्ट और याव गालंत के अगेंस्ट, वो तो है ही, लेकिन जमीन की लड़ाई में जिस तरीके से इजराइल हार रही है, जिन टैक्टिक्स से हार रही है, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। सीरिया के बारे में अपडेट देते हैं आपको। आज का वीडियो मेनली हमास पे और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस पे केंद्रित है, लेकिन हम सीरिया का अपडेट आपको दे रहे हैं। सीरिया में देखिए क्या हुआ कि वही बात जो मैंने कल आपको बताई थी, जो कागज में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो आतंकवादी रेबेल्स हैं वो देखिए सर्कल्स में लड़ रहे हैं, एक शहर में जाते हैं, उसको कब्जा करते नहीं है, दूसरे में चले जाते हैं, फिर तीसरे में, और सीरियन जो आर्मी है वो वहां पर रुकती है और वहां पर रुक के वो मारती है और वहां से वो इनको आतंकी रेबेल्स को क्लियर कर रही है। और बार बार सीरियन अरब आर्मी ने यह कहा है कि भाई ये गुरिल्ला लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको भी उस तरह से लड़ना होगा। तो गुरिल्ला लड़ाई में जैसे वो आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, कितनी बार पीछे हटे, मीडिया ने एक शब्द नहीं उस पर बोला। और उस पर सीएनएन ने जुलानी का इंटरव्यू दे दिया। सीएनएन ने, सोचिए, जुलानी जो कि अभी भी जो तहरीर अल शाम एचटीएस ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेन रेबेल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी भी अमेरिका में आतंकवादी लिस्ट में है। आतंकवादी लिस्ट में अमेरिका की, भारत की नहीं, अमेरिका की, तो हमास और हिजबुल्ला भी हैं, और अमेरिका की लिस्ट में भी, अरे मतलब ये भारत की लिस्ट में नहीं, अमेरिका की लिस्ट में तो हमास और हिजबुल्ला भी आतंकवादी लिस्ट में है, एचटीएस भी है। तो फिर एचटीएस के लीडर का इंटरव्यू क्यों? और क्या कभी कोई कोशिश की गई कि सैयद हसन नसरल्ला या यहिया सिनवार जब जिंदा थे, या अभी जो खालिद मिशाल जो अभी हमास की लीडरशिप है, इनका इंटरव्यू कभी ले लो? ये नहीं तुमने चाहा, जुलानी का ले रहे हो जो कि बैंड है अमेरिका में, और हिजबुल्ला और हमास का नहीं लेते हो कि वो बैंड है, लेकिन जुलानी का लेते हो जबकि वो बैंड है। आप देखिए ये जो दोहरा चरित्र है, ये जो दोहरा चरित्र है, भारत ने कम से कम ये गनीमत है कि हमास और हिजबुल्ला टेररिस्ट लिस्ट में भारत की नहीं, और इसीलिए यहां, और वो आ भी नहीं सकते कभी, क्योंकि भारत ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और फिलिस्तीन में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाली। लेकिन जो सीरिया में हो रहा है वो सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल के इशारे में जो डॉलर की हेजुमनी स्थापित होनी है, और ये लोग चाहते हैं, और इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म की जो फोर्सेज हैं उनका एजेंट हैं, ये उनके एजेंट हैं, उनके पिट्ठू हैं, उनके भाड़े के सिपाही हैं, शराबी हैं, भंगेड़ी हैं, नशेड़ी हैं, ये सब फोर्सेस ये जो आतंकवादी हैं। और इनमें देखिए अलग अलग तरीके से अमेरिका की कितनी बड़ी प्लानिंग थी, वो अब सामने आ रहा है कि पूरा अमेरिका ने, सोचिए, पहले एचटीएस को, फिर एसएनए को, उसके बाद अभी दारा में, अब देखिए पूरी तरफ से दमिश्क को घेर रहे हैं, उनकी कोशिश है, हालांकि वो सफल नहीं होगी, क्योंकि दारा में भी क्या हुआ कि जो बिल्कुल जो सदर्न एक्सट्रीम पे है, दमिश्क के भी साउथ में है, साउथ ईस्ट में, दारा में इन लोगों ने जो एक विद्रोह किया था उसको दबा दिया गया है। उसमें जो ट्राइबल फोर्सेस हैं, सुन्नी ट्राइबल फोर्सेस दारा में हैं, उन्होंने काउंटर कर दिया है। जो वहां पर कुछ फ्री सीरियन आर्मी जो पहले बनी थी फिर खत्म हो गई, फ्री सीरियन आर्मी के जो कुछ लोग थे उन्होंने जो विद्रोह करने की कोशिश की तो वो खत्म कर दी। उसके बाद देखिए सीरिया में आपको और बताएं
तो इन लोगों ने जो रबिया टाउन वेस्टर्न हमा में अभी ये हमा भी नहीं ले पाए और होम्स की बात कर रहे हैं, डमस्कस की बात कर रहे हैं। अब देखिए रबिया जो शहर है वहां पर कोशिश की इन लोगों ने घुसने की, और वहां ये वेस्टर्न होम्स में, और वहां पर ये सॉरी होम्स नहीं, हमा में, और वहां बुरी तरह से मार खाए। उसके बाद देखिए जो और घटनाएं हुई हैं कि हमा कंट्री साइड में और होम्स में दोनों में जॉइंट रशियन और सीरियन वॉरप्लेन्स, इन लोगों ने कम से कम 500 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। और जो गबा गेब जो दारा में है, देखिए दारा और नीचे है, होम्स और हमा ऊपर है, डमस्कस के नॉर्थ में है, और दारा डमस्कस के साउथ ईस्ट में। तो वहां पर भी इन लोगों ने पूरा कंटेन किया है, मारा है वहां पर। और हर तरफ पूरी इडलिब और एलेप्पो, आज इडलिब की कई वीडियोज आए जिसमें इडलिब में कैसे केंद्रित करके मारा है ये एचटीएस टेररिस्ट को, वो सारी चीजें आई। उसके बाद देखिए तलबिसे जो लगातार तलबिसे की लड़ाई हो रही है, कभी वो सीरियन आर्मी के कब्जे में आता है, कभी ये रेबल्स के, वहां भी बुरी तरीके से मारा गया है। वहां कुछ अलकायदा जो खुलेआम अलकायदा का नाम ले रहे हैं, दरअसल ये सब अलकायदा और आईसीसी हैं, नाम दूसरा एचटीएस का ले रहे हैं। अब ये खुल के कई जगह जब ये अब बहुत ज्यादा ये मतलब इनका जो वो है परवान चढ़ता है कि जब इनको लगता है कि हम जीत रहे हैं, तो ये खुल के अलकायदा का नाम लेने लगते हैं। आप बताइए, इस टाइप की ये फोर्सेज हैं और ये उम्मीद कर रही हैं जीतने की, और जुलानी कह रहा है कि हम सीरिया पे हुकूमत करेंगे। ये पूरी स्थिति है। उसके बाद देखिए अल करियातियान जो एरिया है, साउथ ईस्ट होम से, अभी वेस्टर्न हमा की बात हो रही थी, अब साउथ ईस्ट होम में भी लगातार मारा है। और साउथ ईस्ट होम में जो अल करायतियान एरिया है, यहां भी कम से कम 300 से ऊपर जो एचटीएस आतंकी हैं मारे गए हैं। ये कम से कम अभी तक जब से शुरू हुआ ये ऑफेंसिव 5000 से ऊपर मारे जा चुके हैं। लेकिन इनको तो मरने के लिए छोड़ा है ना, इनको तो इंपीरियलिज्म ने, साम्राज्यवाद ने, अमेरिकी इजरायली जायनिज्म ने, जो भी आप नाम ले लीजिए, जो चाहता है कि दुनिया में कुछ चंद देशों का राज हो, वो इसके भाड़े के सिपाही है। इनको तो मरना ही है, तो ये अमेरिका के लिए मरे, अमेरिका की ये प्लानिंग है। उनका विवेक देखिए, उनको मरना चाहिए जेरूसलम के लिए, जेरूसलम की आजादी के लिए, अल कुद्स की आजादी के लिए, लेकिन वो अमेरिका के लिए मर रहे हैं। ना उनको कुछ मिलना है, ना उनको ऊपर जाके जन्नत नसीब होनी, जहन्नुम तय है, फिर भी इस तरह का काम कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये पूरी परिस्थिति है। मैंने कल जो गुस्से में कहा था वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है। उसके बाद देखिए जो आर्तूस एक सिटी है डमस्कस में, डमस्कस के पास एक अफवाह उड़ाई गई कि आर्तूस से सीरियन अरब आर्मी विड्रॉ कर ली। बिल्कुल झूठ। सीरियन अरब आर्मी वहां मजबूती से है और उसको कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पाया है, और बल्कि इसके उल्टा वहां पर और ज्यादा मजबूती आई है। डमस्कस को चारों तरफ से अरब आर्मी ने घेर लिया है, सीरियन अरब आर्मी। उसके बाद देखिए अस्ताना जो प्रोसेस है, अस्ताना एक प्रक्रिया थी जिसमें टर्की और रशिया नजदीक आ रहे थे, तो उसके तहत आज एक फिर से कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें ईरान के भी लोग थे, और उसमें टर्की को घेरा गया। रशिया ने और ईरान ने टर्की को कायदे से घेरा और टर्की से कहलवाया, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर से, कि हम लोग देखिए कोशिश करेंगे कि सीरिया में पीस हो। जबकि अर्दोगन ने जो कल बयान दिया था वो एकदम दूसरा था। अर्दोगन ने कल क्या कहा था? अर्दोगन ने कहा था कि जो ये एचटीएस हैं ये हमारे ही लोग हैं, और एसएनए भी हमारे ही लोग हैं, ये लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, इन्होंने हमा ले लिया है, होम्स ले लिया है, डमस्कस भी ले लेंगे। और असाद को हमने कहा था कि समझौता करो, उसने समझौता नहीं किया। और समझौते के सवाल पे रशिया का बयान आया, रशिया का बड़ा अच्छा बयान आया। रशिया ने यह कहा है कि समझौता हम किससे करें? वही बात, सीरिया को हम डिवाइड कर दें 3 हिस्सों में, जो अमेरिका इजराइल चाहता है। रशिया ने कहा है कि समझौता हम तैयार हैं, अगर कोई सीरिया का ऑपोजिशन तो आए, ठीक, ये तो आतंकवादी हैं, इनके साथ क्या कॉम्प्रोमाइज करें, इनके साथ हम क्या पॉलिटिकल सेटलमेंट करें। कोई सीरिया का ऑपोजिशन जो कि जेन्युइन ऑपोजिशन है, जो एक समय फ्री सीरियन आर्मी वगैरह के साथ कुछ लोग थे, उस तरीके से कुछ लोग। लेकिन देखिए वही बात है कि सीरिया में कोई एक लेजिटिमेट ऑपोजिशन तो हो जिससे बात की जाए। वहां आतंकवादी हैं, और फिर उसके बाद अब ये सीरियन अरब आर्मी है और एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, और एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस सीरियन अरब आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो देखिए सारी बातें, ये भी खबर जो फैलाई जा रही हैं कि ईरान का सीरिया पे भरोसा नहीं है, इराक का सीरिया पे भरोसा नहीं है, इराक पे इतना प्रेशर है। इराक जो देखिए, जो बड़े बड़े जो जैसे
हाजी अल अमेरी और इस तरह के जो फाइटर्स, जो वहाँ पर बदर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स थे, जिन्होंने एक आइसिस के खिलाफ बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, और आइसिस देखिए बगदाद तक पहुंच गया था। अल सुखर की लड़ाई बड़ी फेमस है, वो उसके लीडर थे अल अमेरी। उन्होंने कहा है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और इसी समय इराक को घुस जाना चाहिए सीरिया में और इन आतंकवादियों को मार गिराना चाहिए। और इराकी सरकार नहीं घुसना चाहती तो जो हमारी पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स हैं जो अमेरिका पर वार कर रही हैं वो घुसेंगे, और वो घुस गई तो आप सोचिए अमेरिका के वहाँ बेसिस हैं, वो लोग केवल सीरियन टेररिस्ट को नहीं मारेंगे, वो लोग अमेरिकन बेसिस को ध्वस्त करेंगे। ये आप समझ लीजिए, ये पूरी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की प्लानिंग है, क्योंकि ये सीरिया की घटना से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को बुरी तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस डिमोरलाइज नहीं होगा। और डिमोरलाइज ये क्यों हो, जब इसके साथ पूरी सच्चाई है, इसके साथ पूरी परिस्थितियां हैं, तो ये डिमोरलाइज होने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जो दूसरी बात आ रही है कि गाजा में क्या हुआ। गाजा में देखिए एक बड़ी चीज है कि जो पूरी जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से फैल गई हैं, इस तरीके से कि जैसे मैंने बताया आपको, राफा में हमास का ऑपरेशन चल रहा है, जवलिया में एक दूसरे फैक्शन का ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद एक तीसरे फैक्शन का ऑपरेशन एक जगह और चल रहा है। अभी देखिए बेतलहिया में जो कि नॉर्थ गाजा में है, यहां पर एक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के फैक्शन ने, हमास के अलावा, यहां पर बेतलहिया में ऐसी जगह पे अचानक, जैसे होता है ना स्लीपर सेल, तो स्लीपर सेल इनके भी हैं, मतलब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जो वहां पर सिविलियंस फंसे हैं उन्हीं के अंदर में से निकल के इजरायली सोल्जर्स को मारा। और इजरायली सोल्जर्स ने इस बहाने सिविलियंस को मारने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुए। तो इसलिए ये कोई नहीं कह सकता है कि सिविलियंस को वो ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज कर रहे थे, नहीं, वो सिविलियंस के बीच काम करते हैं, वो सिविलियंस के बीच रहते हैं, सिविलियंस को खाना खिलाते हैं। हो सकता है कि वो सिविलियंस ही हों जिनको हथियार दिए गए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनी सिविलियन जो वेस्ट बैंक में भी हो रहा है वो हथियार मांग रहे हैं, और सिविल वॉर वेस्ट बैंक में तो शुरू ही हो गई है। जो 6 लाख करीब जूश सेटलर्स हैं और वहां पर करीब 12 लाख फिलिस्तीनी हैं। ये जो सारी परिस्थितियां हैं वेस्ट बैंक में, करीब 12 से 15 लाख फिलिस्तीनी, ये जो सारी परिस्थितियां वेस्ट बैंक में हैं, उन परिस्थितियों में देखिए ये जो वहां की जनता जो हथियार उठा रही है, ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद देखिए जो एल जेनीना राफा में फिर, जैसे मैंने बताया, फिर आज दोबारा हमला हुआ, और इस बार एक जो बड़े एक्सप्लोजिव्स हैं वो डेटोनेट हुए। और आप ताज्जुब करेंगे कि 22, 23, 24, 26, 27, 28, उसके बाद दिसंबर में भी 1, 2, 3, वो ये सारी घटनाएं हो रही हैं, ये पूरी तरीके से संज्ञान में इजराइल की हो रही है, और इजराइल इससे समझ ही नहीं पा रहा इसका मतलब यह है कि आईडीएफ का जो चेन ऑफ कमांड है वो पूरी तरीके से भरभरा के गिर गया है। वरना और क्या वजह हो सकती है कि तुम ऑब्वियस चीजें नहीं देख पा रहे हो कि यहां पर एल जनीना में तुम पे मतलब 20वीं बार हमला हो रहा है। मतलब 20 नवंबर से आज क्या है, आज 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर 2024। और मैं भूल जाऊंगा, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो ये देखिएगा अंत तक, और कमेंट करना मत भूलिएगा हर हालत में। अब देखिए, अब यहां पर जो अल जनीना में जो एक्सप्लोजिव से मार हुई, उसके बाद देखिए जो एक राफा में ही एक जो राफा क्रॉसिंग है, मेन राफा क्रॉसिंग, उस पे 107 मिलीमीटर मोटर मार दिया। मेन राफा क्रॉसिंग पे इजराइल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस अटैक करेगा। पहले जो अटैक हुए थे वो ये हुए थे कि भाई फिजिकली 4-5 हम जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के सोल्जर्स हैं उन्होंने अटैक किया, लेकिन मोटर मारना वहां, और वहां इजराइल के 2 चेक पॉइंट्स हैं राफा क्रॉसिंग पे, और वो बार बार गिरते हैं फिर बन जाते हैं। तो इजराइल के जो 2 चेक पॉइंट्स थे उनको पूरा बुरिया बिस्तर अपना बांध के वहां से भागना पड़ा है, ये सच्चाई है। और इस तरीके से जो हो रहा है ये फिर वही यह्या सिनवार का बदला, यह्या सिनवार का बदला एक ऐसी वॉर क्राई बन गई है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की कि वो 200 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स है, कि इजराइल ने एडमिट किया कि 32 सोल्जर उसके पिछले 60 दिनों में मारे गए हैं और 200 से ऊपर घायल हैं। और हमारी ये रिपोर्ट है कि तुम 60 दिन छोड़ दो, 22 नवंबर से लेके आज तक जितने भी दिन हुए हैं, 8, 9, 7, 16 दिन, इन 16 दिनों में क्या हुआ ये बताओ। 16 दिनों में कम से कम 200 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स अकेले
मारे गए हैं और 400 से ऊपर घायल हैं। ये पूरी स्थिति है देखिए। उसके बाद तीसरी जो घटना हुई है फिर एल जरीना में फिर इस बार हैवी मोर्टर राउंड्स छोड़े। मतलब ये एक इस तरीके की सिचुएशन हो गई है जैसे वेस्ट बैंक में लिबरेटेड एरियाज बना लिए, जैसे जेनिन लिबरेटेड एरिया, तुलकरेम जेनिन में आपको बताया कि फिर कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की गाड़ियां उठा ली, आज उनको मारा भी है, काफी बुरी तरह मारा है, मतलब गोलियों से नहीं, ऐसे ही लात घूसों से। 3 फिलिस्तीनी फाइटर्स उठा लिए तो उन लोगों ने उनको छुड़ाया गया, फिर उनकी जम के पिटाई हुई और गोलियां भी चलाई अंत में। और उसमें लेकिन ऐसे नहीं चलाई कि वो मार दिए जाएं, मतलब वो बच के भागे। ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है महमूद अब्बास की, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वर्सेस पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, ये पूरा हो रहा है। और वो महमूद अब्बास, अच्छा एक तरफ बातचीत भी चल रही है लेकिन एक तरफ ये भी हो रहा है। ग्राउंड पे कौन मजबूत होगा ये इसकी जद्दोजहद है। और ग्राउंड पे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का कोई सानी नहीं है आज की तारीख में, ये बिल्कुल क्लियर है। और अब ये इस बात से भी साफ होता है कि एक नई कैपेबिलिटी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की आ गई है कि वो पूरे राफा से बेतलैया, यानी एक साथ अगर वो चाहे तो वो एक साथ ऑपरेशंस कर सकता है। पूरा ये जो पूरी स्ट्रिप है लगभग 30-40 किलोमीटर की, इस पूरी स्ट्रिप में वो एक साथ ऑपरेशन कर सकता है। और उसने इस तरीके का करके दिखाया है कि साउथ गाजा राफा और नॉर्थ गाजा बेतलहिया और ये जबलिया, ये जो सारी जगह हैं यहां पर देखिए। और बीच में जोहरुल दिक प्लस जो तल अल हवा में भी इतनी, मतलब पूरा जो आप देखिए कि साउथ सेंट्रल और नॉर्थ गाजा तीनों में इस तरह की पोजीशंस बना रखी है हमास ने कि उसमें उसके पास इजराइल के पास उसका जवाब नहीं है। और देखिए एक बड़ी खबर आई है कि आप तो जानते हैं कि नेतन्याहू और जो गैलन जो पिछले डिफेंस मिनिस्टर थे इजराइल के, तो उनके खिलाफ आईसीसी के वारंट्स निकले हुए हैं। और गैलेंट आज अमेरिका पहुंचे और न्यूयॉर्क में वो एक होटल में ठहरे थे, उसके बाहर बहुत भारी संख्या में प्रोटेस्टर्स आ गए और कहने लगे कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ वारंट है। अमेरिका ने उस वारंट को निगेट किया है बाइडेन ने। लेकिन ट्रंप का क्या रुख होगा? ट्रंप तो नेतन्याहू का और भी बड़ा दोस्त है, लेकिन ट्रंप ने जो इंडिकेशंस दिए हैं वो इस तरह के दिए। ट्रंप के एड्स ने कहा कि ये एक गलत मैसेज जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर इंटरनेशनल लॉ को अमेरिका नहीं रिस्पेक्ट करेगा तो कौन करेगा? ये क्यों कहा उन्होंने? अब बदमाशी देखिए वहां अमेरिका की जो राजनीति है बाइडेन वर्सेस ट्रंप की। और एक बहुत बड़ी एक लीगल ल्यूमिनरी महिला जो कि वहां पर कैलिफोर्निया में पढ़ाती हैं, मेरे ख्याल से वो मैं इंस्टीट्यूट का नाम भूल रहा हूं, वहां पर वो पढ़ाती है। उन्होंने कहा कि ये जो वारंट निकला नेतन्याहू गैलेंट के खिलाफ, ये इंटरनेशनल लॉ के लिए बहुत अच्छी बात है, अमेरिका के लिए बहुत अच्छी बात है जो इंटरनेशनल लॉ की बात करता है। अब उसको लागू करे और ये पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा। ये देखिए अमेरिका की जो इंटेलिजेंसिया प्लस ट्रंप के वोटर्स का बड़ा हिस्सा जो ये चाहता है कि नेतन्याहू और गैलेंट और इस तरह के लोग अमेरिका ना आए, हमसे हमारा पैसा ना मांगे, जो हमको सोशल सर्विस में अमेरिका की बुरी हालत है, कोई इंडस्ट्री नहीं बची, यहाँ सब आउटसोर्सिंग हो गई और ट्रंप इंडस्ट्रीज वापस लाए, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हल करे। अभी यहाँ के लोगों को एड की ज़रूरत है। मेडिसिन बहुत ज़्यादा, पूरा मेडिकल सेक्टर प्राइवेटाइज्ड है अमेरिका में, मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी है और अमेरिकन पब्लिक की डिमांड है कि वैक्सीन के नाम पे, इसके नाम से कोविड के समय बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। और आपको पता है बिल गेट्स ने ये इस तरह के स्टेटमेंट्स भी दिए हैं अभी रिसेंटली, और उसमें भारत का नाम घसीटा कि भारत तो हमारी लेबोरेटरी है, भारत में तो कोई वैक्सीन निकलती है पहले हम वहां टेस्ट करते हैं। इस तरह की, मतलब भारत को तुमने क्या समझ रखा है? कितने लोग यहाँ कोविड में मारे गए? मेरे ख्याल से ये इसके लिए ये बिल गेट्स और इस तरह के अमेरिकन फोर्सेस जिम्मेदार हैं और जो ट्रंप के भी खिलाफ है। आप पूरी सिचुएशन देखिए, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के तो खिलाफ हैं ही, जितने लिबरल्स हैं, बिल गेट्स अपने को लिबरल कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई खुल गई जब उन्होंने कहा कि भारत को हम अपनी लेबोरेटरी समझते हैं। और देखिए और इसमें एक जो 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं वेस्ट बैंक में। एक तो जेनिन में जहां पर एक तरफ पैलेस्टीन अथॉरिटी से लड़ाई चल रही है, आईडीएफ ने 2 बार इंटरवीन करने की कोशिश की। वहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने क्योंकि रंगरूट भेजे थे आईडीएफ के, उनके सर से
गोली चलाई, पूरा उनकी टोपियां उड़ी, उनको लग सकती थी लेकिन मारा नहीं। ये मैसेज भेजा कि ये जो और रंगरूट भाग खड़े हुए, इजरायली रंगरूट भाग खड़े हुए, और उनको यहिया सिनवार, जो शहीद यहिया सिनवार ऑपरेशन है, जो शहीद यहिया सिनवार का बदला जो लिया जा रहा है, 200 से ऊपर इजरायली सैनिकों को उसी जगह जहां पर उनकी शहादत हुई थी उसी के आसपास मारना, ये जो पूरा मैसेज गया है, ये ऐसा गया है कि इनकी हालत खराब हो गई है। और आपको बता दें कि पूरा जो आपको मीडिया में बताया जा रहा है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कमज़ोर हुआ है वहाँ पर लेबनान में, अरे लेबनान में तो पूरी तरीके से इजराइल हार ही गया है। नईम कासिम साहब ने अपने भाषण में कल बोल दिया, लेबनान में वो लोगों को पैसा हिजबुल्ला दे रहा है, जो लोग मारे गए हैं, कॉम्पनसेशन दे रहा है, बाकायदा हिजबुल्ला दे रहा है, लेबनी सरकार नहीं दे रही है। अब ये जो पूरी देखिए सिचुएशन है, इसमें आप बताइए वहां पर सिंपैथी किसके साथ है, जन समर्थन किसके साथ है? सीरिया में जन समर्थन किसके साथ है, जब लोकल ट्राइब्स खुले आम सामने आ रही हैं और ये जो आतंकवादी इनसे लड़ रही हैं, और सुन्नी है वो, क्योंकि 70% सीरिया की जनता सुन्नी है। उसके बाद गाजा फ्रंट पे आइए, यमन फ्रंट पे आइए, यमन ने आज फिर एक जहाज पे अभी हमला किया है जिसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं आई है। गाजा वेस्ट बैंक पूरी स्थिति आपको बता ही रहे हैं। दुनिया को नेतन्याहू कह रहा है कि हमने लेबनान में सीज फायर करके अब हम हमास को खत्म करेंगे। कब हुआ था सीज फायर? 27 तारीख को। तब से वो सीरिया में ये भाषणबाजी में फंसा हुआ है। और सीरिया में आपको बता दें, ये जो आतंकवादी हैं इन्होंने इजराइल से सीधे मदद की मांग कर दी। मतलब शर्मनाक से भी ज्यादा कोई खराब चीज हो सकती है तो वो इन लोगों ने किया। तो इसलिए देखिए, ये आज का राउंड अप था 7 दिसंबर 2024। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा, कोशिश करूंगा कम से कम 2 या 3 वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।